महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को बड़ी राहत। सीबीआई ने कोर्ट की अर्जी देकर अशोक चौहान के खिलाफ आदर्श घोटाले में मामला न चलाने की गुजारिश। राज्य के गवर्नर के शंकर नारायण ने सीबीआई की पेश की गई सबूतों और गवाहों को दरकिनार करते हुए चौहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की नहीं दी थी अनुमति। सीबीआई ने ली थी कानूनी सलाह, जिसमें साफ कहा गया कि मौजूदा सबूतों और गवाहों के आधार पर सीबीआई नहीं कर सकती गवर्नर के आदेश पर अपील। सीबीआई के पास चौहान के खिलाफ कोई नए सबूत नहीं। अब कोर्ट इस मामले पर 18 तारीख को लेगा निर्णय। पिछले साल जुलाई में सीबीआई ने दायर की थी चार्जशीट, जिसमें चौहान पर षड्यंत्र रचने से लेकर कई और आरोप लगे थे। अशोक चौहान को आदर्श कमीशन ने अपराधी माना था, जिसके खिलाफ चौहान ने आला अधिकारियों को चिट्ठी लिख दर्ज किया था विरोध। महाराष्ट्र में बिजली के दाम कम होने पर नहीं हो पाया कोई फैसला। कैबिनेट की बैठक इस हफ्ते फिर नहीं ले पाई कोई फैसला। पिछले हफ्ते बाबुओं के मौजूद नहीं होने की वजह से टला था फैसला। आज बिजली दरों को कम करने का विषय चर्चा के लिए ही नहीं आया कैबिनेट के सामने। जाने माने मराठी कवि और दलित पैंथर्स के संस्थापक पद्मश्री नामदेव धसल की आज तड़के बॉम्बे हॉस्पिटल में निधन। चौसठ साल के धसल लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी अंतिम संस्कार कल मुंबई में ही होगा। दरअसल मुंबई के कामातीपुरा इलाके में बड़े हुए थे, जहां के वेश्याओं के ऊपर 1973 में उन्होंने कविताओं का संग्रह लिखा था, जिसका नाम था गोलपीठा। अमेरिका के ब्लैक पैंथर्स से प्रभावित होकर धसल और साथियों ने 1972 में दलित पैंथर्स की शुरुआत की थी, लेकिन उनके कम्युनिस्ट नजरिए की वजह से काफी दलित नेता नाखुश थे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 925 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र सरकार को देने का फैसला किया है। इन रुपयों में नासिक, अहमदनगर, जलगांव, लातूर, सतारा, भंडारा, चंद्रपुर और गोंडिया जैसे 32 जिलों में सड़कों और पुलों का निर्माण हो सकेगा। लता मंगेशकर की गाए "ऐ मेरे वतन के लोगों" गाने के 50 साल होने पर मुंबई में 27 जनवरी को विशाल आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे महालक्ष्मी रेस कोर्स पर किया गया है, जहां प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर का अभिनंदन करेंगे। मुंबई में ये म्यूजियम पेडर रोड के 6000 स्क्वायर फीट इलाके के गुलशन महल में खुलेगा, जिसके भीतर हिस्से को ठीक किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं याशिका गुप्ता। मुंबई में ट्रेन से गिरकर 16 साल की एक लड़की के दोनों हाथ कट जाते हैं और रेल प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां लेने की बजाय लड़की को ही हादसे के लिए दोषी ठहरा देता है। अब लड़की के पिता ने इसके खिलाफ मानवाधिकार कमीशन में गुहार लगाई है, तो महिला आयोग ने रेलवे के इस रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया। मुंबई के केईएम अस्पताल में पिछले 4 दिनों से एडमिट मोनिका मोरे को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि एक झटके में उसकी जिंदगी यूं बदल गई है। पिछले शनिवार को मोनिका घाटकोपर स्टेशन पहुंची ही थी कि ट्रेन पकड़ते वक्त वो अचानक प्लेटफॉर्म से गिर पड़ी और उसके दोनों हाथ ट्रेन के नीचे आ गए। मोनिका के साथ उसका पूरा परिवार भी टूट सा गया है और उनको सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब रेल प्रशासन ने संवेदनहीनता दिखाते हुए इस हादसे के लिए मोनिका पर ही दोष मढ़ दिया। मेरे लड़की के साथ उसके सहेली भी थी और उनको भी पूछना आप, ये ट्रेन पकड़ते वक्त हुआ, वो खड्डे में गिर गई। ये गलत बात कर रहे वो। चलती ट्रेन पकड़ने की नहीं, चलती ट्रेन मेरी लड़की कभी पकड़ेगी नहीं। 2 ट्रेन ऑलरेडी छोड़ी उन्होंने। लेकिन रेलवे प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, बल्कि रेलवे के मुताबिक मोनिका अगर ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं दौड़ती तो शायद
ये हादसा नहीं होता। अगर इस हादसे के पहले उन चंद लम्हों को गौर से सीसीटीवी फुटेज में देखें तो इसमें साफ दिखता है वो महिलाओं के डिब्बे में घुसने की कोशिश करते दिख रही हैं, लेकिन बेइंतहा भीड़ की वजह से वो डिब्बे में घुस नहीं पाती हैं। इससे पहले कि ट्रेन चल दे, मोनिका डिब्बे के एक दरवाजे को छोड़कर आगे के दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये रेलवे का सीसीटीवी कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया। हो सकता है कि मोनिका दौड़ते वक्त ये भूल गई कि आगे प्लेटफॉर्म पर गड्ढा है और वो गिर पड़ी, या फिर मोनिका कंपार्टमेंट का हैंडल पकड़ने में कामयाब हुई हो, लेकिन ट्रेन की रफ्तार के चलते हैंडल हाथ से फिसल गया हो और वो गड्ढे में गिर पड़ी हो। वजह अब भी साफ नहीं है, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है और साफ कह दिया है कि जब रेलवे की गलती ही नहीं है तो मुआवजा किस बात का। लेकिन रेलवे अधिकारियों की ये दलील मोनिका के पिता के गले नहीं उतर रही। बेटी की ये हालत देखकर उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रेलवे के इस रवैये की वजह से उनमें काफी नाराजगी भी है। पिता ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के दरवाजे पर रेलवे प्रशासन के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर दी है। वो चाहते हैं कि रेलवे को उनकी लापरवाही की सजा मिले और उनकी बेटी को इंसाफ। इस काम में उनका साथ दे रहे हैं बीजेपी के नेता किरीट सोमाया। रेलवे अपना हाथ झटक रही है, राज्य सरकार आगे आ नहीं रही है, केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। वो 16 साल की लड़की का हाथ कौन पकड़ेगा? दरअसल घाटकोपर के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मोनिका ट्रेन पकड़ रही थी, वहां प्लेटफॉर्म के पास सिग्नल और ट्रैक्स का कुछ काम बाकी होने की वजह से रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म का काम पूरा नहीं किया था। रेल अधिकारियों की माने तो तकनीकी कारणों की वजह से सिग्नल के पास का प्लेटफॉर्म का हिस्सा सबसे आखिर में ही तैयार होता है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म तैयार नहीं था तो यात्री यहाँ खड़े ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी क्या रेल प्रशासन की नहीं थी? मोनिका के स्कूल टीचर भी उसकी ये हालत देखकर सदमे में है। मोनिका स्कूल में सबसे होनहार विद्यार्थियों में से थी और उसका भी ये मानना है कि रेल प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए भाई, मुझे कोई ब्लेम गेम के साथ नहीं खेलना है, मगर ये नहीं होना चाहिए था। हम लोग क्लियर नहीं है किसका फॉल्ट है ये, मगर ये इस तरह का जो खड्डा यहाँ दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए था और एक बहुत छोटी बच्ची इसके लिए भारी कीमत चुकाने वाली है। एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने रेल प्रशासन के रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। जहाँ पे ये घटना हुई है, जिनके वजह से ये घटना हुई है, जिनके नेग्लिजेंस की वजह से ये घटना हुई है, उनका कुछ जवाबदारी बनती है कि नहीं बनती है, आप मुझे ये बताइए। इसी बीच महिला आयोग की अध्यक्ष भी अस्पताल पहुंची और उन्होंने भी हादसे के लिए रेल प्रशासन को ही जिम्मेदार बताया और उन्होंने मोनिका के परिवार को हर जरूरी मदद देने का आश्वासन भी दिया। मोनिका को हम 16 साल की है, उसको हम ध्यान रखें, उसका अच्छा जीवन आगे वो कॉन्फिडेंटली रह सके, जी सके, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब असली मुद्दा ये है कि मोनिका मोरे गिरी कैसे और किसी गलती से। यदि सीसीटीवी फुटेज की माने और यदि रेलवे अधिकारियों की माने तो मोनिका मोरे ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में भागते भागते वो इस हद तक आ गई कि जिसके आगे खड्डा था और जिससे कारण वो गिर गई। तो रेलवे अधिकारी कहीं न कहीं मोनिका मोरे की ही गलती बता रहे हैं, लेकिन मोनिका मोरे के पिताजी कह रहे हैं कि यदि ये प्लेटफॉर्म के आगे गड्ढा नहीं होता तो उनकी बेटी नहीं गिरती और नहीं उनकी बेटी के दोनों हाथ कटते। मसला अटका हुआ है कि आखिर किसकी गलती है, लेकिन कहीं न कहीं रेलवे की लापरवाही जरूर रही है कि पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार नहीं किया, लेकिन गलती मोनिका मोरे की भी थी जो ट्रेन को पकड़ने के लिए भागते भागते इस हद तक आ गई। कैमरा पर्सन समीर शानबा के साथ वीरेंद्र सिंह नावत, मुंबई आज तक। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का साल 2010 से चल रहा था बैड लक, लगता है अब 2014 में जाकर अचानक ठीक हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को मिल गई है बड़ी राहत। सीबीआई ने मुंबई की अदालत में अर्जी देकर अशोक चौहान का नाम आरोपियों की लिस्ट से हटाने की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर आदर्श घोटाले की कानूनी कार्रवाई नहीं चलेगी, ये लगभग तय हो चुका है। 2009 में अशोक चौहान राज्य के मुख्यमंत्री बने ही थे कि भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें कांग्रेस आला कमान ने कुर्सी से हटा दिया। साल 2012 में सीबीआई ने 13 आरोपियों में से एक उनके खिलाफ आदर्श घोटाले में चार्जशीट तक दायर कर दी थी। अशोक चौहान पर आरोप था कि उन्होंने आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचा, धोखेबाजी की और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन अब सीबीआई ने मुंबई की अदालत में अर्जी देकर अशोक चौहान का नाम आरोपियों की फहरिस्त से हटाने की मांग की है।
दरअसल राज्य के गवर्नर के शंकर नारायणन ने सीबीआई के पेश किए सबूतों और गवाहों को दरकिनार करते हुए चौहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी थी। इस पर जब सीबीआई ने ली थी कानूनी सलाह तो उनसे साफ कहा गया था कि मौजूदा सबूतों और गवाहों के आधार पर सीबीआई गवर्नर के आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। सीबीआई के पास चौहान के खिलाफ कोई नए सबूत नहीं है और इसीलिए वो चाहते हैं कि चौहान के खिलाफ मामला न चलाया जाए। आदर्श के दूसरे सदस्यों ने सीबीआई की इस दलील का स्वागत किया है। देखिए, हम तो आज नहीं 2010 में बताया था कि न अशोक चौहान, न सुशील कुमार शिंदे, न विलासराव देशमुख, किसी का भी इसमें हाथ नहीं है। हालांकि गवर्नर के आदेश के बाद बीजेपी ने दावे किए थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन ऐसी कोई याचिका दर्ज नहीं की गई है। वहीं आदर्श कमीशन ने भी चौहान को अपने पद के गलत इस्तेमाल के लिए दोषी पाया था। राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन सीबीआई की जांच और अदालती कार्रवाई चल रही है, ये कहकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब जब सीबीआई ने अशोक चौहान के खिलाफ कानूनी लड़ाई न लड़ने का फैसला ले लिया है, तो सरकार का क्या अब यही रुख रहेगा? बहरहाल अब अदालत सीबीआई की इस अर्जी पर 18 तारीख को निर्णय लेगी। मुंबई से दिवेश नायर के साथ आज तक ब्यूरो। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सभी नेता अपनी अपनी जुगत लगाने में जुट गए हैं। मुंबई में तो कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अब वो नए हथकंडे अपना रहे हैं। चुनाव नहीं आया कि हर नेता अलग अलग तरीकों से अपने वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश में लग जाते हैं। मुंबई के उत्तरी इलाके से कांग्रेसी सांसद संजय निरुपम भी अब यही कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बिजली की दरों को लेकर मोर्चा खोल दिया और अब उनके निशाने पर हैं मुंबई के लाखों ऑटो रिक्शा चालक। निरुपम ने ऑटो परमिट के नियमों को बदलने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को चिट्ठी लिख डाली है। डोमिसाइल के चक्कर में आम जो बेरोजगार नौजवान है उसको नहीं मिलेगा और हमेशा की तरह सरकारी नौकरियों में जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, आरटीओ के लोग जो होते हैं, वो इसका फायदा उठा करके खुद परमिट लेते हैं और भाड़े पे दे देते हैं नौजवानों को ऑटो चलाने के लिए, तो जिंदगी भर वो भाड़े का परमिट पे ही रह जाता है। दरअसल राज्य सरकार महाराष्ट्र में 1 लाख नए ऑटो चालकों को परमिट जारी करने वाली है, जिनमें से 64,000 परमिट मुंबई में जारी किए जाएंगे। अब तक के नियमों के अनुसार सरकार परमिट जारी करने से पहले आवेदक के पास महाराष्ट्र का निवासी होने का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑटो चलाने का लाइसेंस और बैच होना चाहिए। लेकिन निरुपम चाहते हैं कि सरकार अपने नियमों को बदले, ऑटो का परमिट उन्हें मिले जिनके पास 5 साल पुराना ऑटो चलाने का लाइसेंस हो। निरुपम का कहना है कि अब तक के सरकारी सिस्टम की वजह से जो असल ड्राइवर हैं, उन्हें परमिट मिलता ही नहीं था। कुछ गिने चुने लोग परमिट ले जाते हैं और ड्राइवरों को नौकरी पर रखते हैं। उनके सिस्टम के अनुसार ड्राइवर ही परमिट का मालिक होना चाहिए। निरुपम की इस मांग का ऑटो चालक समर्थन कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, हम सरकार के बहुत आभारी हैं, जो कि धन्यवाद करते हैं कांग्रेस सरकार ने इस बारे में सोचा, जो कि संजय निरुपम ने। मैं सब यही खुश हूँ कि हम लोग को तो बेरोजगारी वाला जो है नियम खत्म करना चाहिए और हम लोग को परमिट मिलना जरूरी है, आधार है। लेकिन निरुपम की ये बात शिवसेना जैसी पार्टियों को नहीं पच रही, जिनका मानना है कि इससे बांग्लादेश और दूसरे देश से आए लोगों को मुंबई में बसने में आसानी हो जाएगी। परमिट सिस्टम लगाने की मुंबई में मांग हम कर रहे हैं पहले से। सिर्फ मुंबई नहीं, फिर दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, बड़े शहरों में परमिट सिस्टम अगर लगती है तो ही व्यवस्था रहेगी, सिस्टम रहेगी, कानून रहेगा। जो लोग इस देश में कानून नहीं मानते हैं और व्यवस्था नहीं चाहते हैं और अव्यवस्था से राजनीति करना चाहते हैं, वो इस प्रकार की मांगे करते हैं। पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो आधे से ज्यादा ऑटो चलाने वाले यूपी और बिहार के लोग हैं और संजय निरुपम द्वारा की गई इस पहल से वे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानकारों की माने तो ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार इस पहल का क्या जवाब देती है। नागपुर से योगेश पांडे और मुंबई से कमलेश सुतार और दिवाकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।